वेलकम टू द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है जो कि आईआईटी जैम, गेट, सीएसआईआर नेट इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स का भी पार्ट है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस जो ये हमारा टॉपिक है इसको हम पूरी तरीके से समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में दो वर्ड हैं, पहला है पार्टिकल और दूसरा है वन डायमेंशनल बॉक्स। हमारा टॉपिक बना है दो वर्ड से, पार्टिकल और वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल तो हमें पता है क्या होता है और दूसरी चीज़ है वन डायमेंशनल बॉक्स। ये जानना है हमें क्योंकि हमने जितने भी बॉक्स देखे हैं अब तक 3 डायमेंशनल ही होते, क्योंकि उनमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। लेकिन ये पार्ट जो हमें बॉक्स कंसीडर करना है ये वन डायमेंशनल है। अगर हम वन डायमेंशनल चीज़ों की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो एक एक्सिस पे डिफ़ाइन की जा सकती हैं वो सभी वन डायमेंशनल होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को या कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसके अपोजिट में ये जेड माइनस एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ए लेंथ का बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक के एक डिस्टेंस ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा ए है और यहाँ से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो बनेगा, ये जो फिगर बनेगा हमारा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये होगा हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स। अब इसके अंदर हमें एक पार्टिकल प्लेस करना है तो हमने ये पार्टिकल रख दिया। अब हम इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं, उनको लिख लेते हैं। हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो हमने पार्टिकल यहाँ पे रखा है वो एकदम अकेला है, मतलब आइसोलेटेड पार्टिकल है, उस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा है। और ये जो पार्टिकल है वो 0 से ए, क्योंकि ये जो ओरिजिन है ये 0 कंसीडर करेंगे हम, ये जो पार्टिकल है वो 0 से ए के बीच में ही हमेशा पाया जाएगा। और ये पार्टिकल हमारा इस बॉक्स से कभी बाहर ना निकल पाए, इसलिए हमने जो इसकी वॉल्स की लेंथ ले ली है वो इन्फिनिटी ले ली है। पहला एजम्पशन तो ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं। तो अजम्पशंस हमारे क्या हैं कि जो लेंथ है बॉक्स की वो ए है, जो वॉल की लेंथ है वो हमारी इन्फिनिटी है, इसीलिए हम इसे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अगर मैं आपसे बात करूं जो ये पार्टिकल है, अगर कोई इसको ढूंढने के लिए जाता है तो क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकता इसलिए आउटसाइड बॉक्स इसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम ज़ीरो है। तो अगर आपको पता होगा कि जो साई स्क्वायर होता है वो डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम के पाए जाने की, किसी भी सिस्टम में पार्टिकल के पाए जाने की। इसलिए हम कह सकते हैं अगर साई स्क्वायर बाहर बॉक्स के 0 है तो साई एक्स भी बॉक्स के बाहर 0 रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि साई एक्स बॉक्स के बाहर 0 है और इधर भी बॉक्स के बाहर साई एक्स 0 है। हमने दूसरी चीज़ क्या कंसीडर की है कि जो बॉक्स पार्टिकल पे फोर्स ऑन पार्टिकल वो है 0, मतलब एफ हमारा 0, और हमें पता है एफ बराबर होता है माइनस dv/dr। यहाँ से हमारे पास dv की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो पार्टिकल हमारा अकेला है और उस पर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर हम आउटसाइड बॉक्स की बात करें तो वहाँ पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो पोटेंशियल होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो बॉक्स के बाहर हमने मान लिया कि पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो ये तो हमारे अजम्पशंस हो गए कि हम क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं। और एक चीज़ और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो 0 से ए और ए से 0 में ही जा सकता है। तो अगर पोजीशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्टिकल की क्या होगी, तो हम हमेशा कह सकते हैं कि जो पार्टिकल पाया जाएगा वो 0 से तो आगे ही होगा। अगर x को हम पोजीशन मान लें तो वो 0 से तो आगे ही होगा, लेकिन हमेशा a से कम पे ही पाया जाएगा। क्योंकि अगर ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे है तो ये 0 से तो आगे है लेकिन x से हमेशा पीछे ही रहेगा। वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन कभी भी वॉल्स की बाउंड्री पे नहीं होगा कि यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस टॉपिक में करना क्या है, हमें साई एक्स की वैल्यू निकालनी है जिससे हम बता सकें कि हमारा जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन क्या है, और जिससे हम निकाल सकें कि हमारे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बॉक्स में है क्या आखिर।
इसके लिए हम यूज करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगी क्या होती है। तो हम करते हैं इसको, तो हम मान लेते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। वो भी एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे क्योंकि हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स है, इसलिए एक एक्सिस वाली हम यूज़ कर रहे हैं। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इंडिपेंडेंट स्पेलिंग्स आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो स्पेलिंग्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, माइनस का h² del 2 psi अपॉन del x2, del y2 और del z2 को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो डायरेक्ट बस यहीं पर ही है, प्लस वी साई बराबर ई साई। हमने पहले ही डिफाइन किया है कि पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर उसका पोटेंशियल 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे v की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा h² del 2 psi ओवर del x2 बराबर ई साई। ठीक है, तो हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, -h² del 2 psi अपॉन del x2 इक्वल टू ई साई। अब हम करेंगे क्या, इस ई को यहाँ ले आएंगे, तो हम इस ई को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगले स्टेप में, तो -h², ये h×² है, -h×² अपॉन 2me del 2 psi ओवर del x2 इक्वल टू साई। क्योंकि अब यहाँ पे हमारा जो साई है वो हमेशा एक्स ही डायरेक्शन में, क्योंकि पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एक्स में ही होगी, तो हम यहाँ पे साई को साई एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साई को साई एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में है। तो हम अगले स्टेप में इसको रिप्लेस कर दें, तो हमने लिखा -h² अपॉन 2me del 2 psi x अपॉन del x2 इक्वल टू साई एक्स। अब हम इसको भी इधर ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा h² अपॉन 2me del 2 psi x अपॉन del x2 माइनस का साई एक्स इक्वल टू 0। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं या फिर कहिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा h² अपॉन 2me del 2 psi x अपॉन del x2 प्लस साई एक्स इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। हमें पता है ये जो टर्म है पूरा h×² अपॉन 2me ये कांस्टेंट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि h×² अपॉन 2me इक्वल टू k²। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि जो हमने लेट किया है कि k² del 2 psi x अपॉन del x2 प्लस साई एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो बना है ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें मैथ से पता है क्या होता है, इसलिए हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं या फिर कहें डायरेक्ट सॉल्यूशन पुट करते हैं, और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो साई एक्स में होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जनरेट हुई है वो साई एक्स में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज़ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is, हमें पता है इसका सॉल्यूशन किससे दिया जाएगा, क्योंकि साई एक्स में, इसलिए साई एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा a cos kx प्लस b sin kx। तो ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसको हम 1 मान लेते हैं। अगर हमारे पास a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हमारी साई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें वही तो फाइनली निकालना ही है कि साई एक्स है क्या। अगर हमें साई एक्स पता चल गया तो हमें उस पार्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि साई एक्स जो होता है किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन, वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। जबकि जो साई² एक्स होता है वो उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताता है कि पर्टिकुलर पोजीशन पे वो पार्टिकल पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ए और बी हैं क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब देखो, हमें क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टुलेट के हिसाब से पता है कि जो साई एक्स होता है या साई होता है वो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है,
कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का मतलब ये है कि अगर x बराबर 0 रखेंगे तो साई की वैल्यू भी 0 आएगी, और डी साई ओवर डी एक्स करेंगे उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वांटम केमिस्ट्री पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू क्वांटम केमिस्ट्री पोस्टुलेट साई एक्स मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर साई एक्स कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पे साई एक्स बराबर 0 होगा और डी साई ओवर डी एक्स भी 0 होगा। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे पुट करते हैं कि x बराबर 0 पे साई एक्स बराबर 0 है। पहले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं साई एक्स बराबर 0, तो अगर हम इसमें साई एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे, साई एक्स 0 a कॉस के 0 प्लस b साइन के 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इसलिए हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, a बराबर 0। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू तो मिल गई। तो हम इसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो साई का फंक्शन था, हमारे पास जो साई एक्स वेव फंक्शन वो रिड्यूस हो जाएगा। a की वैल्यू तो हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारा जो फंक्शन था ये आ जाएगा साइन के एक्स। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया है। आगे से जब भी हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें मेन फंक्शन निकालना है तो इसको ही निकालना है, क्योंकि इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये तो हमेशा 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन निकालना है अब ये है। तो अगर हम इसमें कैसे भी करके b की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास मेन वेव फंक्शन जो हमें निकालना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन वेव फंक्शन रिड्यूस होके आ गया, क्योंकि हमने a की वैल्यू 0 निकाल दी। तो हमारे पास मेन वेव फंक्शन अब बचा क्या है, b साई एक्स इक्वल टू b साइन के एक्स। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, अब हमने क्वांटम केमिस्ट्री के हिसाब से अगर x बराबर 0 पे साई एक्स बराबर 0 था, और साई हमने पहले कहा था, हमने माना था, जम्पशंस लिए थे कि x बराबर a पे भी पार्टिकल कभी नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ पे भी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये लगा देते हैं कि जो x बराबर a पे साई एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हम करते हैं क्या, x बराबर a साई एक्स बराबर 0, हम k की जगह x की जगह a पुट करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा हमारा b साइन के a। अब साइन 0 है, 0 होता है, साइन एन पाई भी 0 होता है, तो हम यहाँ पे 0 की जगह साइन एन पाई यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ क्या जाएगा, के ए बराबर एन पाई आ जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगी के की वैल्यू, और हमने माना क्या था कि के स्क्वायर इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m/e। यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी n स्क्वायर के स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m/a, क्योंकि हमने इसको एच क्रॉस को यहाँ पे वेयर एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया इसमें, जहाँ पे n की वैल्यू होगी 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 नेचुरल नंबर एंड सो ऑन होगी। हमें एनर्जी भी मिल गई पार्टिकल की, लेकिन हमें अभी भी हमें b की वैल्यू नहीं मिली है जिससे हम पूरा वेव फंक्शन डिफाइन कर सकें। तो हमारे पास अब एक लास्ट चीज़ बची है निकालने को, वो है b की वैल्यू। हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करते हैं। बोहर ने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल 0 से इन्फिनिटी के स्पेस में पाया जा रहा है तो उसके और उसके कॉन्जुगेट का, उसके वेव फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट के वेव फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम अब इवेल्युएट कर रहे हैं b की वैल्यू को। तो इवेल्युएशन ऑफ b यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे और इसको इवेल्युएट करेंगे। काफ़ी ईजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है 0 से इन्फिनिटी साई से साई स्टार, उसका मतलब कॉन्जुगेट वेव फंक्शन का, और डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा पार्टिकल यहाँ पे पाया कहाँ जा रहा है, 0 से a में पाया जा रहा है। साई क्या है हमारा, साई एक्स है, और जो साई स्टार है वो हमारा हो जाएगा साई एक्स स्टार। क्योंकि जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं तो अगर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स टर्म होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा मेन वेव फंक्शन है एक्स, इसमें हमारा मेन वेव फंक्शन क्या है, बी साइन के एक्स। अगर हम इसको इसमें के की वैल्यू भी पुट कर दें तो हमारा ये जो फंक्शन था वेव फंक्शन एक इसमें रिड्यूस हो जाएगा। बी साइन के की वैल्यू हमारे पास आई है एन पाई बाई ए, एन पाई एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारा मेन वेव फंक्शन। तो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म तो है नहीं,
तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम, हो क्या जाएगा, 0 से a स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट। तो ये साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन हमें फार्मूला बताया कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अगर उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम अगले में करेंगे क्या, पुटिंग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये होल अपॉन 2 होगा, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हम पहली बार निकाल लेते हैं 0 से a, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह है हमारे पास n पाई x, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 2 n पाई x अपॉन a होल अपॉन 2। अब इसको हम पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, 1/2 में अलग टूट जाएगा और कॉस 2n पाई बाई x बाई 2 में अलग टूट जाएगा। तो b स्क्वायर बाई 2 एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से a। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर बाई 2 इसमें भी हो जाएगा, और 0 से a कॉस 2 n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जो हम जब इसका कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2 x 0 टू a। हम करते हैं b स्क्वायर पूरे दोनों में था इसलिए हमने पूरे से कॉमन ले लिया, माइनस साइन n पाई x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा 2n पाई a। इसमें भी हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से a इक्वल टू में है 1, ये ठीक है। तो अब हमें पता है कि साइन n पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली निकल के आया क्या था कि b स्क्वायर अपॉन 2 अगर लिमिट पुट कर दें a माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर पिछले टर्म में हम देखें यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे इसकी a और 0, तो यहाँ पे साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और अगर a रखेंगे तो a कट जाएगा और साइन n पाई आ जाएगा जो हमेशा ही। तो हमारे पास आ क्या गया था, हमारे पास आ गया था b स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे था हमारे पास x जिसकी हमें लिमिट पुट करनी थी 0 से a, इसके साथ था माइनस साइन n पाई x अपॉन n पाई, इसमें भी हमें लिमिट पुट करनी थी 0 से a, ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास था 1। पूरी लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a, और इस वाले टर्म में जब हम पुट करेंगे तो साइन n पाई, जब 0 रखेंगे साइन 0 0 हो जाएगा, और a रखेंगे तो साइन n पाई आ जाएगा जो वो भी 0 हो जाएगा। ये हमारे पास है 1। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं b स्क्वायर a बराबर 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन a, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी √2/a। अब हमारा वेव फंक्शन था कि साइन x बराबर था b साइन n पाई x अपॉन a। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं b की, तो हमारे पास आ जाएगा √2/a साइन n पाई x अपॉन ये हमारा प्रॉपर वेव फंक्शन है जो किसी भी पार्टिकल का 1 डायमेंशनल बॉक्स में होता है। इस वेव फंक्शन का अगर हम मॉड निकाल दें, मतलब मॉड करके स्क्वायर निकाल दें, तो ये हमें डिफ़ाइन कर देगा कि हमारा पार्टिकल कहाँ है, प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन करेगा हमारे पार्टिकल की पाए जाने की। तो ये था हमारा पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें।